नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव, महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष। इटावा वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले नए साल इटावा वासियों के लिए, पूरे देश के लिए खुश लाए, समृद्धि लाए और जन जन खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सारिका का शो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपकी एक प्रख्यात साहित्यकार से मुलाकात कराएंगे, तो शुरू करते हैं। आज हम उनसे एक मुलाकात स्वागत करते हैं शालिनी जी का। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो तो मच। शालिनी जी, सबसे पहला हमारा ये प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में आपका परिचय कब और कैसे हुआ और लेखन यात्रा आपकी कैसे प्रारंभ हुई? हिंदी साहित्य तो मेरे हिसाब से जब बहुत काफी समय से इंटरेस्टिंग मतलब एक था हम लोगों के इसमें कहानी पढ़ना तरह तरह की बहुत पहले से ही पसंद था। और रह गई बात लिखने की, तो शायद ये 2019 का लास्ट चल रहा था, दिसंबर। मेरी एक सर्जरी हुई थी, तो मुझे मेडिकल रेस्ट पर दिया गया था कि आप रेस्ट पे रहिए। तो उसी समय जो है मैंने प्रतिलिपि को इंस्टॉल किया था। ऐसे मैं पढ़ती रहती थी फेसबुक पर प्रतिलिपि के जरिए, लेकिन जब क्योंकि अब बिल्कुल ही फुर्सत में थे उस समय, तो सोचा कि लाओ इसको इंस्टॉल करके इसे थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं। तो उस समय मैं मेरी अवंतिका पढ़ रही थी, अमिता शर्मा जी की लिखी हुई। तो उससे पढ़ते पढ़ते इतना थोड़ा सा एक होता है ना कीड़ा जैसा, कुछ काट गया था कि नहीं अब और पढ़ना है। तो फिर मेरी अवंतिका पढ़ी थी, फिर संजना किरोड़ीवाल की कितनी मोहब्बत वो पढ़ी थी, और उसके बाद से फिर वो लगातार चलता ही गया। वो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, दोनों ही बहुत अच्छे वो है। और दर्शकों, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे शालिनी जी से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और शालिनी जी, आप देख रहे होंगे कविता जैन ने लिखा है, हेलो कांच की गुड़िया। ये कांच की गुड़िया आपको कहा जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली कांच की गुड़िया जो है, वो जो मेरा सबसे फेमस पॉपुलर नॉवेल है सिर्फ तुम, उसकी जो हीरोइन है सोनम, उसके लिए मैंने एक दो जगह पर लिखा हुआ था कि वो कांच की गुड़िया जैसी है, अमित उसे बहुत सहेज के रखता है। अमित उसे खुद कांच की गुड़िया कहता था। तो वो कुछ मेरे जो बहुत ज्यादा जो मेरे प्रशंसक कह लीजिए, मुझे मतलब कहने में थोड़ा लगता है अजीब, लेकिन हाँ उन लोगों ने मुझे कांच की गुड़िया नाम दे दिया है कि ये कांच की गुड़िया ये है। जी, चलिए आज हमको भी इस रहस्य से पर्दा उठा कि जो है आपको कांच की गुड़िया क्यों कहा जाता है। और सोमित से भी संबंधित प्रश्न पूछेंगे। फिलहाल ये बताइए कि आपके द्वारा जो लिखित प्रथम उपन्यास है या कहानी है, वो कौन सी है और क्या अनुभव हुआ उसको लिखने के बाद? मेरा पहला उपन्यास ये सिर्फ तुम ही था, जिसमें मैंने सोनम और अमित को पहली बार गढ़ा था, लिखा था। बहुत कुछ मेरे इमेजिनेशन था, बहुत कुछ मेरा जो एक दिमाग में चलता रहता था, बहुत सालों का जमा हुआ इकट्ठा, कि अगर मेरे हिसाब से कोई परफेक्ट लव स्टोरी होनी चाहिए तो वो किस हिसाब की होनी चाहिए, उसमें हीरो के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, हीरोइन कैसी होनी चाहिए, उसकी फैमिली कैसी होनी चाहिए, और अगर बाई चांस कभी उसमें कुछ ड्रामा होता है, कुछ सस्पेंस क्रिएट होता है, तो वो कैसा होना चाहिए। तो उसको मैंने लिखा था, और लिखते हुए मुझे नहीं पता था कि इसका क्या रिस्पांस होगा। मैंने एक एपिसोड लिखकर मैंने ऐसे पोस्ट कर दिया था, मैंने कहा सब लिख रहे हैं तो व्हाई शुड आई नो, तो मुझे भी लिखना पड़ा। मैंने लिखा और बड़ा डरते डरते मैंने उसका कमेंट बॉक्स खोला था, तो कुछ जमा 5 या 6 लोगों के कमेंट आए थे। तो मुझे वो पढ़कर ही बड़ा अच्छा लगा था। मतलब सब लोगों ने कहा था कि भैया आप बहुत अच्छा लिख रही हो, इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि आपका प्रथम प्रयास है। तो मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने कहा इसको फिर मैं और कंटिन्यू करती हूँ। मैंने कंटिन्यू किया, और फिर तुम ने वास्तव में मतलब मुझे जो है फर्स्ट से अर्श पे ला दिया। मतलब मुझे कोई नहीं जानता था, अब मुझे बहुत लोग जानते हैं, और डेफिनेटली इसकी मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा है कि आज मुझे मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से हटकर मुझे और भी कई लोग जानते हैं कि हाँ शालिनी कई लोग नहीं, हजारों में, कई लोग नहीं, हम कहेंगे हजारों में आपको लोग जानते हैं। हजारों की संख्या में आपको लोग जानते हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं भी आपकी फैन हूँ। और किसी जैसे आपने कोई कहानी लिखी है, आपने कोई उपन्यास लिखा, तो जो आपने उसका कथानक सोचा है,
तो मतलब अपनी कल्पना से है कि समाज के परिवेश को देखते कैसे सोचती हैं आप ये? या ये सिर्फ तुम लिखा है तो इसके लिए सिर्फ तुम देखा तो इसका कथानक कैसे सोचा, मतलब आपने कहाँ से सोचा ये चीज? ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ आपकी इमेजिनेशन होती है, कुछ आप अपने आसपास परिवेश को देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप इमेजिनेशन में आप कुछ भी लिख दोगे जो पॉसिबल ही नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में। और मतलब थोड़ा सा रोचकता बनाए रखने के लिए आप अपने इमेजिनेशन भी डाल सकते हो, लेकिन समाज की जो परिवेश जो हमारे आसपास चल रहा है उसको शामिल करना भी बहुत जरूरी होता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो ना कि जो आप वास्तव में आप उसे ट्राई नहीं कर सकते, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इस तरीके की लव स्टोरी पढ़ तो सब लोग लेंगे, लेकिन उससे अपने आप को कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम क्या है कि अगर आपके उपन्यास में आपने रोमांस की नई परिभाषा लिखी है, जो आपका जो रोमांस मतलब आपने जो लिखा है, ऐसा प्यार, ऐसा दिल छूने वाला जो रोमांस आपने लिखा है, क्या आपको लगता है कि आज के परिवेश में ऐसा रोमांस संभव है? हाँ, हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर जो लीड कैरेक्टर है वो आज के परिवेश को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो होना चाहिए, और मेरे हिसाब से होना कहीं ना कहीं अगर हम ढूंढेंगे ना तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल हवा में नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल ट्रू लव होना चाहिए, और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा। मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि आप ये क्या सोचकर लिखती हो, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? तो जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जो ना हुआ हो वो मैं कभी लिख ही नहीं सकती हूँ, या मेरे साथ हुआ होगा तभी मैं लिख पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सच्चा प्यार है तो एक ना एक दिन आपको वो मिल ही जाता है, और आप ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। और उम्मीद है कि ऐसा सच्चा प्यार मिले, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आजकल ऐसा प्यार होता होगा। इसलिए जब आपकी कहानियां पढ़ते हैं और रोमांस को देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, दिल से मतलब लगता है कि काश मेरे लिए भी कोई ऐसा हो जो हमें ऐसा सोचे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जैसा कि आपने बताया आपका प्रथम उपन्यास भी है, और सबसे चर्चित कहानी जो आपका सबसे चर्चित उपन्यास रहा वो रहा सिर्फ तुम, और इस समय तो आप सिर्फ तुम का सीजन 3 लिख रही है। तो सोनम सोमित पात्र जिसको कह सकते हैं, सोनम और अमित, इनके पात्रों को गढ़ते समय क्या विचार आपके दिमाग में चल रहे थे? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जो एक हीरो होना चाहिए उसमें थोड़ी सी एरोगेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड वाला होना चाहिए। थोड़ा जाहिर सी बात है, हीरो है तो थोड़ा हॉट माइंड का भी, गर्म दिमाग का भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एरोगेंस, एटीट्यूड और गुस्सा जो कहते हैं ना, उसके अलावा उसे अपने सभी रिश्तों को सहेजना समेटना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो केवल गुस्सा ही करना जानता है, वो केवल एटीट्यूड दिखाना ही जानता है। और जहां तक मेरी हीरोइन की बात है, तो लड़कियां एज यूजुअल जैसे होती है ना, कि थोड़ी सी नाजुक भी होती हैं, थोड़ी सी इमोशनली भी ज्यादा होती हैं, लेकिन समझदार भी होती हैं। लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं, उनको रिश्ते सहेजना, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो मेरी इस कहानी में भी ऐसा ही था कि अमित जो है बहुत ज्यादा एरोगेंस होता है अपने आप को, मतलब वो जैसा है वो दूसरों के सामने वैसा ही दिखाता है खुद को। और जबकि सोनम ऐसी है कि वो अपने आप को बेशक थोड़ी प्रॉब्लम में है, थोड़ी परेशान है, लेकिन वो अपने आप को मजबूत दिखा के दूसरों के सामने लेकर आती है। और शायद इन्हीं जो होते हैं ना अपोजिट अट्रैक्शन, वो शायद यही होता है कि एक बिल्कुल मतलब झुकने को तैयार नहीं है, अड़ियल है, और एक होता है कि भाई ठीक है, आप हमें जिस कंडीशन में रखोगे हम रह लेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो अपोजिट अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा मैच कर जाता है। जी शालिनी जी, दोनों ये कैरेक्टर हैं। जी शालिनी जी, ज्योति मित्तल एक सवाल कर रही, आप पढ़ पा रही होंगी कि मैंने आपकी सिर्फ बदतमीज दिल पढ़ी है जो मुझे पसंद आई भी, उसके बाद साइलेंट में आपको ऑब्जर्व करने लगी उस तरह की किसी स्टोरी के लिए, पर वो नहीं मिला। एक चीज मिली कि आप कुछ चुनिंदा लोगों ये रिप्लाई देती है रीडर्स में, बाकी को नहीं, जबकि वो लोग बेहद उम्दा और जुड़ाव भरे कमेंट्स करते हैं। ये भेदभाव हर भाग पर क्यों? हर भाग पर क्यों? नहीं ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे बहुत शुरुआत के कमेंट्स पढ़े होंगे किसी भी स्टोरी पर, तो मैंने लगभग सभी को रिप्लाई देने का कोशिश किया है।
लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज होने लगा कि जो है मतलब कमेंट पढ़ने में और उनका रिप्लाई करने में अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता था। और बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना कि आप बिजी हो रहे हो, आपके पास और ज्यादा जिम्मेदारियां आ रही है, तो आपके पास समय कम रहता है। तो अब मैं कैलकुलेशन करती थी, मैंने अपनी ये समस्या अपने एक दो हम्म, जो लेखक दोस्त हैं उनसे भी मैंने जी शेयर की थी। तो वो लोग भी जी। कह रहे थे कि नहीं ये बात सही है, हम लोग टाइम देते हैं कमेंट्स को पढ़ने में, फिर उनका रिप्लाई करने में, तो 1 डेढ़ घंटा आसानी से चला जाता है। जो एक डेढ़ हम्म, घंटा हम लोग लिखने में यूज करते हैं, वही 1 डेढ़ घंटा हम कमेंट को पढ़ने में, उसको रिप्लाई करने में देते हैं। तो वो बिल्कुल। लैक ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है ज्योति जी। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा पहला रीडर और आज जो मेरे रीडर जुड़े हैं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। आप लोगों से ही तो हमारी कुछ भी जो भी थोड़ी बहुत हस्ती है वो सब है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और कोशिश बिल्कुल। करूंगी अगर आप मुझे कमेंट करती हैं तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँ। बाकी ये और मैं सबसे हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोल सकती हूँ कि नहीं, मेरे तरफ से किसी को कोई भेदभाव नहीं है। ये बात हम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम होता है सबको थैंक यू लिखने में। तो अच्छा जी लगता है कि आप कहानी के लास्ट में लिख दीजिए कि जो भी पाठक मेरी कहानी पढ़ रहे हैं उन सबको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। एक लाइन आप जी अपने जी लास्ट में लिख दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हजारों के 100 150 कमेंट्स आते हैं, उस पे आपको लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, समय बहुत बर्बाद होता है। अच्छा, आपकी जी कहानियों में मैंने एक चीज देखी कि देश प्रेम जो एक फौजी की जिंदगी है उसको बहुत नजदीक से आपने दिखाया है और इतनी जी गहराई से आप फौजी की जिंदगी दिखाई है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके परिवार में आपने फौजी की जिंदगी बहुत करीब से देखी है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको फौजी की जिंदगी के बारे में? कैसे आपने मतलब तो सोचा कि इसके बारे में लिखे? ये अगर परिवार की बात की जाए तो मेरे हम्म, रिलेशन में मतलब मेरे फूफा जी हैं जो फौज से जी अब इस समय रिटायर हो चुके हैं। वो रहे थे जी कारगिल के समय, उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में ही थी। और जी उस समय हम बहुत छोटे भी थे तो बहुत ज्यादा नहीं जी समझ पाते थे, खाली थोड़ा बुआ जी को देखते थे, परेशान रहती जी थी, अक्सर कर जी उदास रहती थी, मतलब सबके बीच जी होकर भी वो नहीं होती थी। जी और जी दूसरी बात ये है कि जो फौजी जो देश प्रेम है, जो देशभक्ति है, एक वो जी होता है ना थोड़ा सा अंदर से जो इंटरेस्ट आपका होता है। तो मैं पर्सनली पर्टिकुलरली मैं अपना इंटरेस्ट बताऊं तो मुझको फौजी बहुत पसंद है। हाँ, बहुत जी ज्यादा पसंद है। उनकी जो एक डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है, जो उनका जी सेक्रीफाइस होता है, अपने परिवार से हजारों मील दूर रहते हैं, पता नहीं उनकी जिंदगी की कब जो एक शाम हो वो आखिरी शाम हो जाएगी, तो जी वो नहीं समझ में आ पाता है। तो बस वही है कि थोड़ा सा वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। जी। दर्शकों, अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहें शालिनी जी से, तो आप पूछ सकते हैं। इस समय आपके पास शालिनी सामने आपकी बैठी हुई है और आपने अपने जितने भी उपन्यास है शालिनी जी, उसमें आपने जो प्रमुख किरदार है उसके अलावा भी सपोर्टिंग जो किरदार है, उसमें आप निगेटिव किरदार है बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से लिखा है। दोस्त के किरदार है जो भी है, तो कैसे आप इन पात्रों को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखती है? कैसे इनको गहराई से उभारती हैं आप? देखिए किसी भी कहानी में जो हुँ, लीड कैरेक्टर होता है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ में जो जी, उनके जो सपोर्टिव कैरेक्टर होते हैं वो कहानी जी, को आगे बढ़ाने में, कहानी को रोचक करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जी, सिर्फ तुम की बात ले ली जाए या बदतमीज दिल की बात ले ली जाए, तो खाली ऋषि या खाली अमित पूरी कहानी का अपने ऊपर कैरी नहीं कर सकते थे जब तक उनके साथ में जी, कपिल नहीं जुड़ेगा, या जी, पुलकित नहीं जुड़ते, या सौरभ नहीं जुड़ते, या जी, फिर ऋषि के साथ में जो उसके दोस्त थे विशु और अनिकेत, राहिल, ये सब नहीं जुड़ते तो वो कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। और अगर आप किसी कैरेक्टर को लिख रहे हो तो उसको आप पूरे डेप्थ के साथ लिखिए, क्योंकि वो जब तक जी, अपनी कैच से अपनी मजबूत नहीं करेगा ना पकड़ अपने जी, रीडर्स के ऊपर, तो वो जो है कहानी में ना तो फ्लो आ पाएगा, ना ही कहानी आप रीडर्स को समझ में आ पाएगी। तो मेरे हिसाब बिल्कुल, से लीड के साथ साथ हर कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल। आपकी रीडर है कविता जैन, उन्होंने प्रश्न पूछा है, जी सिर्फ तुम 3 कब से रेगुलर होगी? जी कविता जी, सिर्फ तुम थ्री थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट में भी बताया था कि जो तुम हुँ, बिन जाऊं कहाँ मैं लिख रही हूँ, तो उसकी हुँ, डेडलाइन मुझे फरवरी तक पूरी करनी है। और हुँ, उसके बाद में जो है मुझे सिर्फ तुम थ्री ही लिखना है, क्योंकि वो किसी बिना डेडलाइन के मैं लिखूंगी और मेरा जितना मन होगा मैं उतना लिखूंगी। तो वो आपको
मिलती रहेगी, लेकिन मैंने बताया था कि टुकड़ों में मिलेगी, जब तक कि ये सिर्फ तुम बिन जाऊं कहाँ कंप्लीट नहीं होती। मैं लिख रही हूँ और शायद कोशिश है 1-2 दिन में उसका एक पार्ट आप तक आ जाएगा। इनके सवाल पे मुझे भी एक सवाल याद आया, मतलब जी जैसे ये प्रतियोगिताएं होती है उसमें हम कहानी लिखते हैं, उसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है, तो उसमें जी से अच्छे से हम कहानी को लिख नहीं पाते, दिमाग में टेंशन होती है इस डेट में खत्म करना है, तो ऐसा हाँ नहीं लगता कि हाँ लेखक के ऊपर बहुत भार पड़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है मैंने पहली बार शायद दूसरी बार मैंने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है। उससे पहले मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी थी, उसी दिन हम्म, में खत्म करनी थी। तो शॉर्ट स्टोरी आप 20-25-30 मिनट में आप खत्म कर सकते हो, हम्म, उसका आपके पास हम्म, मैटर है। लेकिन ये हम्म, क्योंकि मैं इसे लिख नहीं रही थी, मेरी 1-2 रीडर्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम आप अच्छा लिख रही हो, आप इसे प्यार की अनोखी कहानी में हम्म, आप इसे क्यों नहीं ऐड कर देती हो। हम्म, तो हम्म, मुझे भी लगा कि लिख तो मैं रही हूँ, और हम्म, क्यों ना मैं इसको क्या बोलती हूँ, हम्म, मैं इसको ऐड कर दूं। मैंने किया, हम्म, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि एक तो मेरे पास टाइम हमेशा पता नहीं क्यों मेरे पास कम रहता है या सबके पास ऐसा हम्म, होता है, मतलब कमी होती रही। और उसके बाद में फिर मैंने 25 दिसंबर को, जो उसकी लास्ट डेट थी, मैंने घर में हम्म, सबको बोल दिया था कि आज चाहे मैगी खाओ चाहे बाहर से ऑर्डर कर दो स्विगी से, लेकिन आज हाँ, मुझे टाइम दो। मैंने इतनी मेहनत की इस कहानी के ऊपर, तो आज मुझे जो है इसको हम्म, राइट टाइम पर इसे फिनिश करने दो। तो मैंने उस दिन पूरे दिन में शायद मैंने 7 या 8 एपिसोड लिखे थे, 8-8 9-9 10-10 मिनट के। और रात में जी, 11:30 बजे मैंने लास्ट पार्ट पोस्ट किया था। उस समय मेरी हालत हो रही थी कि मेरी आंखें नहीं काम कर रही थी, मेरे कंधे दुख रहे थे, मेरी उंगलियां नहीं काम कर रही थी। जी, लेकिन हाँ, मैंने पोस्ट कर दिया, और उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। दिमाग मतलब जैसे बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। कई सारे पॉइंट्स थे जो आपको छोड़ने पड़ते हैं, कि अगर इनको भी जी। ऐड करेंगे तो कहानी और ब्रॉड हो जाएगी, आप लिख नहीं पाओगे उतना। बिल्कुल सही बात कही है, और इसीलिए शायद प्रतियोगिता में हमने देखा है कि ज्यादातर लेखक भाग नहीं लेते हैं। जी क्वेश्चन आ रहे दर्शकों के भी और हमारे पास भी सवाल है। ज्योति श्रीवास्तव जी जी। ने लिखा है, मैम आपसे एक सवाल है कि जैसा कैरेक्टर आप लिखती हैं, क्या कभी रियल लाइफ में आपको कहीं ऐसा जिंदगी में कोई मिला है? जी बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी छोटी छोटी जो छवि होती है वो मेरे किसी न हम्म, किसी कैरेक्टर से मैच कर जाता है। मैं अपना हम्म, पिछला एक वाकया बताऊं, मैं बैंक गई थी अपने स्कूल के हम्म, काम से, हम्म, और वहां मेरा पेन नहीं काम कर रहा था। मैं पेन देख रही थी, मैंने कि इसमें इंक है, ये काम नहीं कर रहा है, और मुझे हम्म, बैंक का काम निपटा के मुझे एक मीटिंग में भी जाना था अर्जेंटली। और मैं इधर उधर देख रही थी कि कोई बस इतना सा पेन दे दे, मैं थोड़ा सा साइन कर दूंगी, मैं उसका पेन लौटा दूंगी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो शायद अपनी मसरूफियत में मेरे से आगे ही लाइन में एक फौजी ही खड़ा हुआ था, और हम्म, शायद उसकी नजर अचानक से मुझ पे पड़ी होगी, तो उसने मुझे देखा पेन से उलझते हुए, तो उसने मुझे अपना पेन ऑफर कर दिया कि मैम डू यू वांट दिस। मैंने कहा हम्म। श्योर, मैंने कि थैंक यू। मैंने उसको बस एक झलक देखा था, और मुझे एक झलक देखते ही लगा कि ये मेरे सामने वीर खड़ा है। ऐसा ही होता, अगर वीर होता तो ऐसा ही होता। और मैंने उसको थैंक यू बोला, तो उसने कहा वेलकम मैम। तो बस इतना सा था। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा झलक मिल जाती है। अब आपको पूरा एक पैकेज तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आप इतना इतना जोड़ सकते हो। बिल्कुल। आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रतिलिपि आपके लिए कितना सहायक सिद्ध हुआ है और आपकी लेखन यात्रा में? और अगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रतिलिपि नहीं होता तो क्या आप लेखन करती या लेखिका होती आज? इसका सीधा सा सवाल है, बिल्कुल नहीं। हुँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हुँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे मिला था हुँ, ऐसे ही, यूं ही। कभी हुँ, नहीं सोचा था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी होगा। तो हुँ, मुझे मिला, मैंने उस पर लिखा यूं हुँ, ही के तौर पे कि चलो लिख कर देखते हैं हुँ, क्या रिस्पॉन्स आता है। हुँ, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, दिमाग में चलता ही रहता था कुछ ना कुछ, तो उसको मैंने कलम और पेपर पे मैंने नोट किया, फिर मैंने लिखा हुँ, शुरुआत में। और जाहिर सी बात है, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता कि हम कुछ लिख भी सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, या थोड़ी बहुत उल्टी सीधी पोएट्री वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मुझे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। बिल्कुल। और हमको लगता है कि शायद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता तो शायद आज बहुत सारे लेखक अपनी प्रतिभा को छिपा के रखते आज। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सबको, बड़ी आसानी से मुहैया होने वाला। वरना भाग दौड़ की आज की जिंदगी में इतना टाइम किसके पास है जो वो जाए और जाकर किसी प्लेटफॉर्म को तलाशे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मेरी कोई पब्लिश कर दीजिए, या मैं इतना अच्छा पोएट हूँ, मुझे इस तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसा कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल।
आपने अपना कोई उपन्यास अभी तक प्रकाशित नहीं किया है, और अगर क्यों नहीं किया है? अगर हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ तुम आप एक ऐसा उपन्यास है जो प्रकाशित हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली मेरे पास 1-2 ऑफ़र भी आए थे, लेकिन एक तो मेरे पास थोड़ा-सा टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी को कॉल करके मैं बात कर सकूँ। दूसरा, हुँ, थोड़ी वही विश्वसनीयता की बात हो जाती है कि पता नहीं ये किस तरीके का पर्सन है, ये वास्तव में कुछ है भी, या मेरे प्लेटफ़ॉर्म मुझसे मतलब हामी करवा के, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के, मेरे ही लिखे हुए उपन्यास को तोड़-मरोड़ के, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, ऑफ़र नहीं हाँ। आया है, मैंने 1-2 लोगों से बात की है। तो मुझसे यही सजेशन दिया गया कि आमने-सामने बात करने पर ही हामी भरना, ऐसे फ़ोन कॉल्स पर आप हामी मत भर देना, क्योंकि आपने जो लिखा है सिर्फ़ तुम, वो उसकी आत्मा है, और अगर किसी ने जी, उसकी आत्मा से छेड़छाड़ कर दी तो वो सिर्फ़ तुम नहीं रह जाएगी, वो कुछ और हो जाएगा। तो इस जी, वजह से फिर मैंने अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। बिल्कुल। आपकी कहानी में भाषण व्याकरण का आप इतना ध्यान रखती हैं, और अक्सर से मैंने आपकी कहानी में देखा है राजस्थानी, मारवाड़ी, हरियाणवी भाषा का जी। प्रयोग बहुत होता है। तो आपको लगता है कि हिंदी भाषी, जैसे मैं भी एक पाठक हूँ आपकी कहानी की, अक्सर से कहानी में दादी जो बोलती हैं ज़्यादातर राजस्थानी में बोलती है, सोमित में मतलब बता रहे, तो वो हिंदी भाषी हुँ, पाठकों हुँ। को समझ में आती होगी? हाँ, ज़्यादातर आती है, और मैं इतनी क्लिष्ट नहीं लिखती हूँ कि मुझे उतनी क्लिष्ट आती भी नहीं है। वो मैं जी, चलती-फिरती लैंग्वेज लिखती हूँ जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। अब ये भी मेरा जी, एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे इस तरीके की लैंग्वेज ऐड करना अच्छा लगता है। मेरी अपनी जो खुद की जो ब्रज भाषा है, मैं उसको भी ऐड जी, करती हूँ कभी-कभी किसी न जी, किसी इसमें। और थोड़ी-सी जो एक महाराष्ट्रियन जो टपोरी स्टाइल होती है, उसको हुँ, मैंने बदतमीज़ दिल में ऐड किया था। अभी जो मेरी एक प्रतियोगिता के लिए जो मैंने कहानी लिखी थी, उसमें मैंने कुछ पार्ट लिखे थे, तो उसमें मैंने वो भाषा को यूज़ किया था। और रह गई बात व्याकरण की शुद्धता की, तो मैं कोई भी पार्ट तभी प्रकाशित करती हूँ जब मैं उसको खुद से 2 बार या 3 बार पढ़ लेती हूँ, ताकि मैं खुद जी। फुली सैटिस्फाइड हो जाऊँ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कि जब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, तो रीडर्स को कैसे समझ में आएगा कि ये क्या बिल्कुल, लिखा हुआ बिल्कुल। है। बिल्कुल, जी। और आपकी जो कहानी है सिर्फ़ तुम में, उसमें दादी और वो सौरभ की नोक-झोंक जिस भाषा में होती है, वो पढ़ने में बड़ी मज़ा आती है उसको। जी, वो हाँ, एक्चुअली वो लिखते समय मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, और अभी भी जब कभी खाली समय मुझे मिलता है, मैं अपनी ही किसी कहानी को रिकॉल करती हूँ, तो मैं वो पोर्शन ज़रूर पढ़ती हूँ जिसमें दादी और सौरभ का थोड़ा बहुत स्टैन्ज़ा हो। तो वो हुँ, पढ़ते-पढ़ते अपने आप ही मुझे भी हँसी आ जाती है, और कभी-कभी लगता है कि यार, ये सब हमने लिखा था, और हम भी ऐसा लिख सकते हैं जो किसी दूसरे को हँसा सकता है। हम तो हँस ही रहे हैं, लेकिन कोई और भी हँस रहा है उसको पढ़कर। और अदिति आरती भारद्वाज ने प्रश्न पूछा है, आप किसी राइटर को पढ़ती हैं या किसी और की कहानी आपने पढ़ी है? जी, बिल्कुल। एक अच्छा लेखक जो होता है, वो हमेशा से एक हुँ, अच्छा रीडर भी होता है, और हम जी, कोशिश करते हैं कि जब भी हमें समय मिलता है खाली, हुँ, हम किसी न किसी राइटर को पढ़ते हैं। और बहुत से जी, ऐसे राइटर हैं जिनकी कहानी मेरी लाइब्रेरी में जुड़ी हुई है, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, और जी। बिल्कुल पढ़ते हैं। और आरती जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। आपकी अपनी जी। कौन-सी पसंदीदा कहानी है? अ, अगर मेरी अपनी पसंदीदा कहानी की बात की जाए, तो मेरी मेरी सबसे पहली पढ़ी हुई कहानी थी मेरी अवंतिका। वो नहीं, नहीं, मुझे बहुत आपकी पसंद है। आपकी आपकी अपनी लिखी हुई कहानियों में से कौन-सी पसंद है? अच्छा, मेरी अपनी लिखी हुई हाँ, अगर कहानी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ़ तुम, वो तो हमेशा नंबर 1 पर रहेगी। उसके अलावा अगर मुझे समझ में आती है, तो फिर मेरी आशिकी तुमसे, जिसमें मैंने मेजर साहब को बखान किया है, जी, वो जी, मुझे बहुत पसंद है। जी। आपकी अपनी कहानियों में से आपके पसंदीदा नायक पात्र और नायिका पात्र? अ, मेजर वीर प्रताप सिंह राणा, राजवीर, जी, मेजर राजवीर सिंह राणा। और मेरी जो फ़ेवरेट जो महिला पात्र है, वो मैं सोनम को देना चाहूँगी, क्योंकि सोनम मुझे बहुत समझदार लगती है। सब लोग कहते हैं कि आपकी नायिका रोती बहुत है, लेकिन हम कहते हैं कि रोते वही हैं जो दिल के साफ होते हैं। हर एक किसी के बिल्कुल। आँसू नहीं आ सकते हैं। तो हमें जी, सोनम बहुत पसंद है। जी। और आपके पसंद लेखक कौन से हैं? बात बात जी। आपकी पसंदीदा लेखक कौन से हैं? अ, अभी ये हमारे ही इसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हैं, या ऑल टाइम के नहीं, पूछ रही है, नहीं, तो नहीं, हम। और भी जितने लेखक हैं, आपकी अपनी नहीं, बाकी आपके पसंदीदा लेखक कहीं से भी हो। अ, अगर यहाँ प्रतिलिपि की बात की जाए, तो मैं बहुतों को पढ़ रही हूँ, हुँ, और बहुतों को पढ़ने के अलावा जैसे कनक लता सिंह हैं, प्रिया चौधरी जी, हैं,
और अर्चना कनक दीदी हैं, और अपर्णा जी हैं, जो डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, जो डॉक्टर अपर्णा है, उनको मैं पढ़ जी रही हूँ, और इन सबसे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। लेकिन मैं अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे अपर्णा जी की लेखन शैली मुझे बहुत पसंद आती है। वो जी बहुत गंभीर मुद्दों को बहुत मतलब इतने आसान तरीके से लिख देती हैं कि ऐसा जी लगता है कि यार इस तरीके से तो हम भी लिख सकते हैं और हमें भी लिखना चाहिए। तो जी उनसे मुझे बहुत कुछ लिखने में सीखने को मिला हुआ है। हम्म। जी। और अब आपका अगर कहा जाए कि पसंदीदा उपन्यास है कौन सा है? पसंदीदा उपन्यास मैंने बहुत पहले जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ा था, अजात शत्रु। वो मुझे बहुत जी पसंद आया था, और उसे मैं अभी भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसे पढ़ती हूँ। जी। डिम्पल मिश्रा जी का प्रश्न आया कि आप इस समय कोई स्टोरी कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही हैं प्रतिलिपि पर? नहीं डिम्पल जी, इस समय मेरी 2 कहानियाँ चल रही हैं प्रतिलिपि पर। एक तो तुम बिन जाऊँ कहाँ, जिसे मैं रेगुलर पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और दूसरा सिर्फ तुम का 3rd सीजन है। वो हाँ, मैं मान रही हूँ थोड़ा-सा लेट चल रहा है, लेकिन हाँ, वो चल रहा है, वो प्रॉपर्ली रुका हुआ नहीं है। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो आप क्या बताएँगी? हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पापा हैं। उनकी वजह से ही आज हम जो भी हैं, वो हैं। चाहे जी, राइटर हों, चाहे टीचर हों, एक अच्छे इंसान, जी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फादर। जी। अगर आपसे कहा जाए कि आपका फ़ेवरेट टाइम पास कौन-सा है, तो आप क्या कहेंगी? हमारा फ़ेवरेट टाइम पास है सोना। सोना सबसे अच्छा लगता है। सोना अगर सबसे अच्छा लगता है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे टाइम बहुत कम ही मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है हम सोना पसंद करेंगे, लेकिन इस समय हम वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके ये आरती आपके ड्रीम जॉनर क्या है लिखने का मतलब? स्टोरी के अलावा आपका जॉनर जिसे ट्राई करना चाहती हैं? आपका ड्रीम जॉनर क्या है? हुँ। मतलब हाँ, लव स्टोरी ड्रीम जोनर, तो हाँ, ड्रीम जोनर लव स्टोरी तो यार सबसे अच्छा ही लिखते हैं, और हमें नहीं लगता हुँ, है कि हम लव स्टोरी के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने ट्राई किया था हॉरर। तो बहुत हुँ, से रीडर्स ने तो यही कह दिया था कि मैम आप हॉरर लिख रही हैं, हॉरर हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमने कहा भैया, हॉरर हम भी नहीं लिख सकते हैं, और हम पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। ये थोड़ी अलग हटकर है, लेकिन होगी ये भी लव ही स्टोरी। तो आरती हुँ। जी, मेरा पसंदीदा जोनर लव ही है, लव ही था, और लव ही रहेगा। ट्राई कर बिल्कुल, सकते हैं, प्यार लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लव के अलावा कुछ और परफेक्टली लिख सकते हैं। जी। अ, शालिनी जी आप एक शिक्षिका भी हैं, आपका एक परिवार भी है, घर गृहस्थी है, कार्य है, बच्चे छोटे हैं। कैसे इन सब के बीच में लिखने के लिए समय निकाल लेती हैं आप? आ, देखिए, लिखना मेरा सुकून है। मेरा जी, एक अंदर का जो होता है ना, कि अगर जैसे कुछ चीजें होती है ना, एडिक्ट हो जाते हैं, कि वो चीज अगर आप जी, ना करो तो आपको अंदर से बेचैनी रहती है। जी, तो बस वही एक मेरे साथ है कि अगर मैं जब तक दिन में 500 600 कुछ शब्द मेरे, अगर मैंने एक अपनी क्लाइंट लिख दी है, अगर मैंने ये नहीं लिखा, तो फिर मुझे अंदर से बेचैनी होती रहती है कि यार, अरे यार, आज लिखना हो नहीं पा रहा है, आज नहीं लिख पा रहे हैं, क्या करूं, हुँ, कैसे करूं। तो वो अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। हाँ, मैं अपने परिवार को भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परिवार नहीं देखती हूँ। मुझे हुँ, अपना स्कूल भी देखना है, क्योंकि मैं स्कूल में हेड हूँ, तो वहाँ स्कूल की भी सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। वहाँ क्या हुँ, हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो छुट्टी भी मुझे उसी हिसाब से लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं कई बार चाहते हुए छुट्टी नहीं ले पाती हूँ, जस्ट बिकॉज के कल मीटिंग है, या कल ट्रेनिंग है, या कल कोई और काम हो रहा है, कोई दौरे पर आ रहा है, तो मुझे रहना पड़ेगा वहां पर। लेकिन हुँ, लिखना मेरा सुकून है, और मैं सुकून अपना आधी रात में भी तलाश लेती हूँ, सुबह उठकर हुँ, भी तलाश लेती हूँ। और स्कूल टाइम में अगर मुझे कभी फुर्सत मिलती है, आधे घंटे की, 15 मिनट की, तो मैं वहां भी मैं लिख लेती हूँ। मैं एनी बिल्कुल। हाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने, चाहे वो आपके फादर हो, हस्बैंड हो, भाई-बहन हो, कोई भी हो, किसी ने आपका जी। उपन्यास पढ़ा है और पढ़ के कुछ कमेंट्स किया है? कैसा लगा है आपको ये सब? पहले तो मैंने बताया नहीं था कि मैं लिख हाँ। रही हूँ या लिखती हुँ, हूँ। अभी हुँ, कुछ ही समय पहले मैंने अपने घर में बताया था। मेरी हुँ, भाभी जो हैं, वो हुँ, हमेशा से मुझे इंस्पायर करती रहती हैं, हुँ, बड़ी भाभी हुँ, छोटी दोनों ही। वो पढ़ रही हैं मेरे सिर्फ तुमको, हुँ, और मेरे फादर को मैंने बताया था। तो मतलब वो एक खुशी होती है ना, जब आप कुछ
गेन करते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं। और उस समय मेरे पापा ने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा था कि अरे वाह, मेरा बेटा जो है लिखता भी है, राइटर भी है, वेरी गुड, सीरियसली प्राउड ऑफ यू। तो बस वो आप समझ लीजिए सरकार जी, वो एक मोमेंट था जो अगर शायद अगर उस समय कोई इस पॉसिबल तो मैं उसको कैप्चर करके रख लेती मेरे पास। मेरे पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुमको ये नहीं करना है क्योंकि तुम लड़की हो। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और मुझे डर था कि कहीं पापा ये ना कहें कि तुम ये क्या फालतू का काम लेकर बैठी हो, अपना जॉब करो, अपनी घर पे ध्यान दो। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं मेरा बेटा लिखता है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई थी। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, वो मोमेंट मुझे आज भी याद आता है, हमेशा याद रहेगा। सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए है आपके लेखन में आपके पापा का आशीर्वाद, सबसे बड़ा गिफ्ट कह सकते हैं जी। कभी आपके हस्बैंड ने पढ़ी आपकी कोई कहानी? वो कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से है। इवन मैंने उनको बताया था कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो कह रहे थे कि ठीक है, लिंक शेयर कर देना, देख लेंगे। मतलब वो इतने ईगर नहीं रहते हैं, पर हाँ उन्होंने कभी रोका नहीं है। उन्होंने कभी मतलब मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं करोगे। हाँ पक्का भाई, 25 दिसंबर का पूरा सहयोग किया था उन्होंने। तो वो सहयोग मुझे याद है, उन्होंने पूरा सहयोग किया था। आपके जो आने वाले उपन्यास है कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ अगर योजना है भविष्य में लिखने की। जी बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। और कभी कभी योजनाओं के चलते मुझे लगता है कि काश मेरे 2 हाथ और होते, तो मैं एक 2 हाथों से भी लिख लेती। मेरे दिमाग में एक चल रहा है, मैं फिर से फोर्स पर ही एक स्टोरी लिखूंगी, लेकिन इस बार मैं एयरफोर्स चुनूंगी। और उसका पर्सनल मेरा अपना थोड़ा सा अपना निजी भी है, वो फिर मैं कभी बताऊंगी। वो एक एयरफोर्स पर बेस्ड मुझे एक लव स्टोरी लिखनी है। और एक मुझे लव स्टोरी जो है लिखनी है, एक लड़की है थोड़ी सी, जिसकी एज तो है मैच्योरिटी में, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो थोड़ी कम सी रह गई है। और वो कैसे किसी लड़के को मतलब अपने लिए इतना करती है कि वो लड़का जो फॉरेन से आया हुआ है, कुछ समय के लिए आया है, और वो वहीं रहने का मतलब सोच लेता है कि अब मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये 2 स्टोरी मेरी फिलहाल मेरे माइंड में चल रही है, जिनको मैं कभी लिखूंगी। और एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी है, जो एक होता है ना कि आप मैच्योर हो एज में और फिर भी आप किसी के प्रति आकर्षित हो, और वो आकर्षण दोनों तरफ से है। तो शायद मेरी इस स्टोरी को लोग कहें कि ये अब मैम क्या कर रही है, मैम क्या पगला रही हैं, लेकिन हाँ मुझे इस पर भी एक स्टोरी लिखनी है। बिल्कुल, और हम इंतजार करेंगे कि आपकी ये स्टोरी जल्दी जल्दी आए और हम पढ़ें। आरती जी ने लिखा है दी पर्सनल सही से जीजा जी रोमांटिक है स्टोरी की तरह, या हमारे जैसे साधु है रामू काका टाइप? पर्सनली वो डिपेंड करता है कैसा मौका है। मौका है तो रोमांटिक भी है, मौका है तो सड़ू भी बन जाते हैं, और मौका है तो रामू काका भी बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा ओकेजन है। जी मीनाक्षी जी, आपके सवाल का जवाब आपको इंटरव्यू में शुरुआत में देखेंगे तो मिल चुका है। सारी स्टोरी फोर्स से रिलेटिव होती है, कारण क्या है शालिनी जी बता चुकी है। हाँ नहीं, मेरी सारी स्टोरी तो फोर्स से रिलेटिव नहीं है, 2 लिखी है मैंने, और मैंने बता भी दिया। हाँ जी, बता भी दिया कि फोर्स मेरा पर्सनल मेरा अट्रैक्शन है। मुझे फोर्स के लोग मुझे काफी पर्सनली मुझे काफी पसंद हैं। जी, और ये बताइए कि अगर कोई नवेदित लेखक है या मेरे जैसे लेखकों को क्या सुझाव देंगी आपकी हमारी भी रचनाएं बहुत हिट हो और अच्छी आगे बढ़े? अरे हम आपको क्या सुझाव दे सकते हैं, आप तो अच्छों की बोलती बंद करने वाली है। आपको क्या सुझाव दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ जो नवोदित जो लेखक हैं जो, तो उनसे हम यही कहेंगे कि भैया कभी शुरुआत हमने भी 0 से ही करी थी, तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा अपने आप को जल्द नेम और फेम के चक्कर में कुछ ऐसा ना लिखें कि आप अपने ही लिखे को किसी दूसरे को ना बता सके कि हम क्या लिख रहे हैं, या आपका लिखा हुआ कोई पढ़े तो उसे बिल्कुल जाके अंधेरे कोने में पढ़े जाके, ऐसा ना करें। आप लिखते हो, जिस कैटेगरी में लिख रहे हो उस कैटेगरी की आपको एक डिग्निटी बनाए रखनी है, आपको उसकी मर्यादा बनाए रखनी है, और आप लिखिए। और कभी हमारी भी 0 फैन फॉलोइंग थी, आज हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने भी अपना समय दिया है, अपना क्वालिटी टाइम दिया है, अपना सुकून दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो नवोदित हैं वो हमेशा नवोदित ही रहेंगे, उनके भी अपनी फैन फॉलोइंग बनेगी, पर थोड़ा सा धैर्य रखना है।
और बिल्कुल। और ईमानदारी से अपना काम करना है। ऐसा लिखना है कि आपके अपने माता पिता, आपके भाई बहन भी उसको पढ़ सके। भाषा इतनी अच्छी, क्योंकि जी आजकल बहुत बिल्कुल। सारे अश्लील उपन्यास जो लिखे जा रहे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह लिखे कि हमारे पेरेंट्स उसको पढ़ सके। जी ज्योति बिल्कुल। श्रीवास्तव जी ने क्या प्रश्न लिखा है? मैम, मैं जब आपकी स्टोरी पढ़ रही थी तो आपने हस्बैंड को भी बताया था कि मैम की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे आज भी आपकी स्टोरी में जो प्रेम दिखाया जाता है बिल्कुल वो आत्मिक लगा है। वो भी इससे पढ़ा था, पहले था, वो भी इससे पढ़े थे। जी धन्यवाद ज्योति जी। और मुझे ज्योति जी के जैसे ही मुझे बहुत सारे लोगों के और भी कई सारे मैसेज जी आते रहते हैं, इनबॉक्स में आते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं कि जो सिर्फ तुम जो सीजन 2 था, जो एएफएमसी कैंपस का मैंने दिखाया था, तो बहुत से जी जी लोगों ने बताया कि उनके रिलेटिव जी या उनके भाई बहन एएफएमसी में गए हैं, इस समय एडमिट जी हैं। तो उन्होंने उनसे मैसेज करके, उनसे फोन करके कहा है कि भैया यहाँ कहीं डेविल गैंग भी होगा, उससे जरा मिल लेना, अगर मुलाकात हो जाए तो हमको बता देना, या यहाँ पर कहीं कांच की गुड़िया सोनम भी होगी। तो ऐसे कमेंट पढ़ के लगता है कि वास्तव में लोग इसको सच्चाई मान बैठे हैं कि एएफएमसी में अमित रघुवंशी का डेविल गैंग अभी भी सक्रिय है, और वो लोग उनसे चलते फिरते कहीं भी टकरा जाएंगे। बिल्कुल। इवन मैं भी जब मेरी एक जी मैं भी जब केजीएमसी जाती हूँ तो अमित और सोनम को ढूंढती रहती हूँ। आप अभी भी जब जैसे केजीएमयू की तरफ से मेरा भी निकलना होता है, तो कभी कभी दिमाग में क्लिक करता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर साहब की धन्नो यहाँ कहीं से निकल जाए और हम देख कर कहे करे वो देखो वो डॉक्टर सड़ू जा रहे हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी। और सच कहें कि जब भी केजीएमयू के पास ही मेरा घर है तो वहीं पे जाना ना, तो मुझे आपकी बहुत याद आती है कि यहाँ शालिनी जी ने दो कैरेक्टर अपनी स्टोरी से निकाले और जो इतने फेमस हुए। शालिनी जी, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और कैसा लगा आपको यहाँ आकर? मुझे तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आज भी मुझे कल से ही मुझे इस समय का इंतजार था कि सारिका जी के साथ एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आपके माध्यम से मैं अपने बहुत सारे फॉलोअर्स से बातचीत भी कर सकती हूँ, उनके सवालों के जवाब दे सकती हूँ, और काफी अच्छा लगा था मुझे। जी एक सेकंड जी। जी। तो और बाकी बात एक संदेश है, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ था। जी जी मेरे प्यारे से जो मेरे फॉलोअर्स हैं, रीडर्स हैं, जी और जी जो मुझे एक दो लोग जो मुझे कहते हैं ना कि आपको हम अपने इंस्पिरेशन मानते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी मैंने इतना कुछ नहीं किया है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन बन सकूं, लेकिन जी फिर भी अगर कोई लोग मुझे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं तो इट्स ए ऑनर टू मी कि उन्होंने मुझे अपना इंस्पिरेशन माना है। और मैंने थोड़ा सा 2 शब्द लिखे हैं कि जिंदगी में अगर कठिनाइयां आए तो कभी उदास जी ना होना, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है वो अच्छे जो कठिन रोल होते हैं ना, वो अच्छे एक्टर्स जी को ही देते हैं। जी। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है, और दर्शकों ने आज आपसे बहुत सवाल किए, और जो दर्शक नहीं देख सके हैं, नेक्स्ट टाइम मैं कभी फिर से शालिनी जी को आपके सामने रूबरू कराऊंगी, तो फिर से आइएगा और बहुत सारे दर्शकों के सवाल के जवाब दीजिएगा। और मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट राइटर हैं आप, और बहुत सुंदर साक्षात्कार। थैंक यू नवनीत। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा, और बहुत जल्द फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक की नमस्कार, आपको बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, ये थी हमारे सामने साहित्यकार शालिनी जी, और देखा कि आपके इनके कितने अच्छे और कितनी अच्छी बातें इन्होंने बताई और बहुत अच्छा संदेश दिया। तो अब हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे फिर अगले दिन किसी राइटर्स को आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।